और ये बड़ी यूनिक सी है। एक तो इसका कलर बहुत प्यारा है और दूसरा इसका जो लिड है वो बहुत ही अच्छा है। जो कॉर्क स्टाइल लिड होता है ना वो है इसका, और वो भी एकदम लीक प्रूफ है, एकदम सिक्योर है। डबल लिड का कॉन्सेप्ट है कुछ, जो मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगी। तो ये वाटर बॉटल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई जब मैंने इसको देखी, और एकदम परफेक्ट है ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कहीं भी आप बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हो। इस समर्स में एक वाटर बॉटल हमारे बैग में होना कितना ज़रूरी है आपको तो पता ही है। तो बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़ी 1-1 लीटर की वाटर बॉटल होती है ना, उनको कैरी करने में भारी भी लगता है और उतना ठीक भी नहीं रहता है। मुझे ना सबसे बढ़िया जो लगती हैं बाहर आके, मतलब बाहर लेके जाने के लिए, वो यही वाली बॉटल अच्छी लगती हैं 500 ml की कैपेसिटी में। इससे छोटी रहती है तो ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, और इससे बड़ी रहती है तो ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो कितना प्यारा डिज़ाइन है। मैं एकदम श्योर हूँ कि ऐसा डिज़ाइन आप लोगों ने ना वाटर बॉटल का कहीं देखा नहीं होगा। और दूसरा, ये वैक्यूम इंसुलेटेड है। दैट मीन्स कि इसमें अगर आप गर्म कुछ डालते हैं तो वो बहुत टाइम तक गर्म रहेगा, और अगर ठंडा ठंडा पानी भर के ले जाते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक ठंडा रहने वाला है। ये जो वाटर बॉटल है ये 100% टॉक्सिन फ्री हैं, BPA फ्री हैं, क्योंकि इसमें डबल वॉल्ड वैक्यूम इंसुलेटेड स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से मैंने कहा ना कि लंबे टाइम तक पानी गर्म या ठंडा, जैसा बेवरेज आप इसके अंदर रख रहे हैं वो उसी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये जो अपर सरफेस है क्रैच रेसिस्टेंट है, साथ में अंदर जो इसकी स्टील यूज़ की गई है ना वो 304 स्टील यूज़ की गई है। बॉटल का जो लिड का डिज़ाइन है ना वो ये कॉर्क लिड है, लेकिन ये ऐसे ट्विस्ट होके खुलने वाला है जो इसको लीक प्रूफ बनाता है। कहीं भी आप ऐसे कैसे भी इसको रखो ये एकदम लीक प्रूफ है। इसके बाद ये दूसरा लिड है, ये पूरा बॉटल नहीं है, ये सेकंड लिड है, और इसका स्पाउट ऐसा बना हुआ है ना कि आप जब मुंह लगा के इसमें पानी पियोगे ना तो आप गाड़ी में भी हो, मूविंग बस में हो, गाड़ी में हो, मेट्रो में हो, ये छलकेगा नहीं, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा बना हुआ है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इसके डिज़ाइन की वजह से पसंद आई। कलर, शेप, डिज़ाइन और जो भी बॉटल का ऊपर का शेप दिया हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा है और थॉटफुल है। उसके बाद जो इसमें सेकंड लिड है आप उसको ओपन करो तो ऐसे बॉटल खुल जाती है, जो कि क्लीन वगैरह करने में ब्रश से बहुत इजी रहता है। गैस्केट वगैरह सब लगी हुई है तो आपका पानी बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा और बहुत इजी टू यूज़ है। तो मुझे ये बॉटल बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी और बहुत यूनिक डिज़ाइन लगा। आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी है इसकी। और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे छोटी छोटी क्यूट चीज़ें कितनी पसंद आती हैं। तो कोई भी क्यूट बर्तन हो ना मुझे उसे लेने का मन कर जाता है। तो एक और क्यूट आइटम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लास्ट जब मैंने आपको दिखाया था इंदस वैली के बर्तन, उसमें एक क्यूटेस्ट स्किलेट था छोटा सा, जो एज अ तड़का पैन, रीहीटिंग, स्पाइस कोई रोस्ट करना है उसके लिए बहुत अच्छा था, थोड़े पीनट रोस्ट करने हैं उनके लिए बहुत बढ़िया था। और इस बार मैं एक और तड़का पैन आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये कास्ट आयरन का नहीं, ये है स्टील का तड़का पैन। ये है स्टील का छोटू सा तड़का पैन, जिसे आप तड़के के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। छोटी मोटी सब्ज़ी को रीहीट करना है, दाल को रीहीट करना है, उन सब के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तड़का पैन 13 सेंटीमीटर का है। इसमें आपको सॉफ्ट टच हैंडल मिलते हैं, 100% टॉक्सिन फ्री, नॉन स्टिक की तरह काम करता है और इंडक्शन और गैस दोनों पे चलता है। और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे ये तड़का पैन आपको मिल जाता है, जो कि सिर्फ तड़का लगाने के लिए नहीं, रीहीटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये सारे जो कुकवेयर मैं आपको दिखा रही हूँ ये 100% फूड सेफ हैं, कोई केमिकल कोटिंग नहीं है, आपके फूड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और आपके सारे खाने के न्यूट्रिशंस को प्रिजर्व करके रखते हैं। उसके बाद लास्ट में ना एक मैं आपको आइटम दिखाने वाली हूँ जो कि है कास्ट आयरन का, और ये वाला डिज़ाइन मेरे पास नहीं था। तो ये है एक कास्ट आयरन का तावा। तो ये कुछ उस टाइप का तवा है जिसमें आपको वुडन हैंडल भी मिलता है। कास्ट आयरन के जो ऐसे तवे होते हैं ना, उसमें किसी में भी मेरे पास ऐसे वुडन हैंडल वाला नहीं था। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। इस पे बहुत अच्छे डोसाज,
तो बनेंगे ही। आप डेली का मतलब रोटी चपाती पराठा ये तो बना ही सकते हो, और उसके बाद आप इस पे डोसा वगैरह भी बड़े आराम से बना सकते हो। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगा था मुझे, बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। तो आप अगर चपाती भी बना रहे हो ना, तो अगर आप गैस पे फुलाते हो चपाती तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला जो कास्ट आयरन का तवा है ना, ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। मतलब इसको देख के आपको समझ में आएगा कि क्या क्वालिटी है इसकी। बहुत ही अच्छा है आपके डोसा वगैरह के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। साइज़ भी एकदम परफेक्ट है, और इसका ये वुडन हैंडल भी एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। ब्रांडिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है कि आपको हैंडल करने में दिक्कत हो, और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। टॉक्सिन फ्री है, कोई केमिकल कोटिंग नहीं है, और डे टू डे लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। और इंडस वैली के जितने भी बर्तन मैंने आपको दिखाए हैं, चाहे वो कास्ट आयरन है, चाहे वो स्टील है, ये सारे ही ना केमिकल फ्री होते हैं और 100% सेफ़ होते हैं यूज़ के लिए। खासकर जो कास्ट आयरन का तवा मैंने दिखाया है, ये तो एकदम वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, दशकों तक ये आपका साथ निभाने वाला है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में भी आप इसको पास ऑन करते जा सकते हो। ये इतने स्टडी होते हैं और इतना लंबे टाइम तक चलते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़, बहुत ही यूनिक सी चीज़ें हैं तीनों ये जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इन तीनों में से अगर आपको कुछ भी पसंद आया है, कोई भी ऐसा आइटम है जो आपको ज़रूरत है अपने किचन के अंदर, और ऐसा कुछ ही आप देख रहे थे, तो आप ज़रूर इनको बाय कर सकते हो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जब भी आप इन्हें ख़रीदें ना, तो मेरा ये वाला जो कूपन कोड है इसको यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट ऑफ़र होता है। तो जो डिस्काउंट वेबसाइट पे चल रहा होता है वो तो मिलता ही है, साथ में एक्स्ट्रा भी आपका थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो कोड ज़रूर यूज़ करें जब भी कुछ ख़रीदते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों का लिंक, साथ में वेबसाइट का लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उस लिंक के थ्रू जाके वो सारे बर्तन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह से ही मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग से। अभी टिफ़िन, ऑफिस, सुबह का खाना सब कुछ हो चुका है, और घर के थोड़े बहुत काम निपटाए हैं, थोड़े बहुत निपटाने हैं, बट मैं अभी नहाने जा रही थी। तो जो नहाने से पहले के रिचुअल्स होते हैं वो सब मैं कर रही हूँ। ये डेली का नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभार वीक में एक बार आजकल मैं स्क्रब ज़रूर करती हूँ, क्योंकि समर चल रहा है, बहुत ज़्यादा टैनिंग वगैरह होती है, और आजकल मेरा बाहर आना जाना भी बहुत होता है। सिद्धार्थ को ट्यूशन छोड़ने वगैरह जाना पड़ता है, तो डेली का ही धूप में निकलना है। तो थोड़ा सा ध्यान रख रही हूँ स्किन का, कि स्किन सही रहे, उतनी टैनिंग ना हो। तो अभी मैं स्क्रब करके और फिर फेस मास्क जो है वो अप्लाई करूँगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही ना एक जगह खड़ी होकर नहीं कर पाती हूँ, खासकर बाथरूम में मुझे खड़े रहना उतना पसंद नहीं है। ब्रश वगैरह भी करती हूँ तो मैं घूम घूम के ही करती हूँ, और स्क्रब वगैरह भी मैं करती हूँ तो मैं घूम घूम के ही करती हूँ। तो मैंने 3 मिनट के आसपास स्क्रब किया था, उसके बाद मैंने फ़ेस को अच्छे से वॉश कर लिया, और फिर फॉक्सटेल का जो मैंने अभी अपना न्यू फेस मास्क मंगाया है वही मैं लगाने जा रही हूँ। जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है ना, उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि ये वाला काम मैं कर लूँ। कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब आप फेस मास्क वगैरह लगाओ ना, थोड़ा बहुत बालों में लग ही जाता है। तो जिस दिन आपको हेयर वॉश करना होता है ना, उस दिन थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है ये सारी चीज़ें करना। तो आज मुझे बाथरूम भी क्लीन करना है, तो बहुत अच्छा मौका है मेरे पास कि पहले स्क्रब किया, फेस मास्क लगाया, और जब तक वो सूखेगा मैं बाकी के काम जो है वो निपटा दूँगी, लाइक बाथरूम की क्लीनिंग वगैरह वो सब निपटा दूँगी। टॉयलेट क्लीनर को पहले मैं अच्छी तरीके से स्प्रेड करके ना छोड़ देती हूँ, कम से कम 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट तक। और इससे क्या होता है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाता है। तुरंत टॉयलेट क्लीनर डाल के तुरंत क्लीन करो ना तो उतना शाइन नहीं आता है, लेकिन थोड़ी देर छोड़ दो, 10-15 मिनट, तो बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया
जो मेरा ये शेल्फ़ है ओपन शेल्फ़ है, और आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है, खिड़की दरवाजे हम लोग खुले रखते हैं गर्मी की वजह से, और आजकल हवा भी बहुत चल रही है, तो बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया था, सारी ही चीज़ें बहुत डस्टी हो गई थी। तो मुझे बाथरूम की डस्टिंग करनी थी आज, तो बस फिर मैंने वही काम शुरू किया कि फटाफट डस्टिंग कर लेती हूँ, तब तक जो टॉयलेट क्लीनर है वो अपना काम कर देगा, और फिर टॉयलेट वॉश करके मैं अच्छे से बाथ ले लूँगी। डीप क्लीनिंग नहीं है ये, थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग है जो मैं करती रहती हूँ। डीप क्लीनिंग में फिर टाइल्स वगैरह क्लीन करना ये सब रहता है, तो मैं कभी भी ना एक साथ नहीं करती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा करके कि आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया, ऐसे करके क्लीनिंग करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ किसी भी एरिया की, तो बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता है अपने ऊपर, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि और भी सारी चीज़ों के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। तो जैसे आज शेल्फ़ क्लीन किया, कल कुछ और क्लीन कर लिया, बाथरूम का ही 5-10 मिनट बस एक्स्ट्रा देने होते हैं नहाने से पहले, बट ऐसे धीरे धीरे करके ना बाथरूम फिर क्लीन ही रहता है। तो देखा आपने कितनी ज़्यादा डस्ट चारों तरफ इकट्ठा थी, तो ये सारे शेल्फ़ मैंने अच्छी तरीके से पहले ड्राई वाइप किए, फिर स्प्रे डाल के वाइप किए, फिर जितनी भी चीज़ें थी उनको अच्छे से वाइप कर करके मैं यहाँ अरेंज कर दूँगी। इससे पहले मैंने सिद्धार्थ के शूज़ वॉश किए थे, तो वो रखे हुए थे पानी निथरने के लिए, तो उनको मैंने यहाँ धूप में रखा, और उसके बाद अब मैं मशीन में लगाऊंगी कपड़े। तो कपड़े जो हैं सब लोग इधर किनारे ही रख के जाते हैं, जो दिन के कपड़े होते हैं, मतलब सुबह जो चेंज होते हैं ना, वो ऐसे ही रख दिए जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में रोज़ मशीन लगती है, तो मैं ना स्टोर करके कहीं नहीं रखती हूँ कपड़े, डेली ही मशीन लगती है, डेली के डेली कपड़े धुलते हैं। तो जो भी कपड़े यहाँ रखे हुए थे, जो जैसे जीन्स वगैरह तो रीयूज़ करनी है, तो वो मैंने अंदर रख दी, बाकी सारे कपड़े मैंने निकाले जो जो वॉश करने वाले थे, और सबको फिर मैं वॉशिंग में डाल दूँगी। तो जब तक मैं नहा धो के आऊँगी तब तक ये कपड़े भी जो है ना धुल चुके होंगे, तो इनको सुखा देंगे, तो ये भी सूख जाएंगे। तो ऐसे ही डेली का लोड मैं लगाती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि वीक में 2 बार या 3 बार कपड़े वॉश करती हूँ। मेरे लिए सबसे अच्छा यही वर्क करता है कि डेली एक बार मशीन लगा दो, बस डेली का झंझट ख़त्म। थोड़े से कपड़े होते हैं डेली वॉश होते हैं, डेली सुखाने में भी आफत नहीं लगती है उनको, डेली फ़ोल्ड करने में भी आफत नहीं है, और रखने में भी आफत नहीं है। अगर आप वीकली या फिर वीक में 2 बार करते हैं तो ढेर कपड़े होते हैं जिनको धोने में टाइम, सुखाने में टाइम। तो मुझे जैसे सबके लिए अपने अपने मेथड वर्क करते हैं, कुछ लोगों के लिए ये वाले मेथड वर्क करते हैं कि भाई एक काम एक ही दिन उठाओ, कुछ लोगों के लिए सारे ही काम करो बट थोड़ा 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 करके करो कि कोई भी काम बहुत ज़्यादा बोझ ना लगे। तो मुझे ये वाला मेथड अपने घर में सबसे बेस्ट लगता है कि भाई ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम करो, थोड़ा थोड़ा समय दो, लेकिन सारे कामों को दो। और ये जो हमारा मंदिर है ऑलमोस्ट अब बन चुका है, अंदर से तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, बस ये बाहर का जो गुंबद है ना ये बनना बाकी था, तो ये बन गया है। और जो सामने आप वहाँ पे देख रहे हैं वो छोटा सा मंदिर है, वो हमेशा यहाँ पे था लेकिन वो बहुत छोटा है, और ये अब बहुत बड़ा मंदिर, उससे 15 टाइम्स बड़ा मंदिर बनाया गया है। तो अभी बस ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, पिछले मुझे लगता है 8 या 9 महीनों से इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू है, धीरे धीरे तो बन ही जाएगा। मुझे लगता है दिवाली के आसपास ही यहाँ का जो कहते हैं ना पूरा जो शुरुआत है मंदिर की वो होगी। और उसके बाद फिर घर का, जब तक मेरा मास्क ना सूखा ही नहीं था तो मैंने सोचा चलो घर की चीज़ें समेट ली जाएं थोड़ा बहुत। तो कुछ बहुत ज़ेप्टो से चीज़ें आई थी उनको साइड रखा। सुबह जो दूध अंडे वगैरह डिलीवर होते हैं कंट्री डिलाइट से, वो बाहर से लाके यहीं सब लोग डाइनिंग टेबल पे ही रख देते हैं, तो वो सब हटाया। और बस डाइनिंग टेबल भी मेरा 2 मिनट के अंदर क्लीन हो गया। फ़िश को खाना दिया है और मैंने बड़ी कोशिश करी। एक्चुअली ये जो हमारा फ़िश टैंक है ना इतना कोने में चला गया है ना, इसको रखने की हमें कोई प्रॉपर जगह ही नहीं समझ आ रही है। बस ये कॉर्नर है जहाँ पे ये अच्छे से फिट भी हो जाता है, जबकि फ़िश टैंक ऐसी जगह पे रखा होना चाहिए कि वो आपको प्रॉपर दिखता रहे, बट ये एकदम कोना हो गया है। तो इससे मैं हैप्पी नहीं हूँ इसकी प्लेसमेंट से, बट मुझे और कोई जगह समझ ही नहीं आती है। और इसका जो लाइट वगैरह का सिस्टम है वो इतना पीछे हो गया है कि लाइट वगैरह जलाने में ही इतनी दिक्कत होती है।
तो मैंने कोशिश की लाइट जलाने की, पर मुझे दिखी ही नहीं वो कि कहाँ प्लग है, कहाँ स्विच है। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, बस फ़िश को खाना दे दिया। और उसके बाद फिर मैंने अपना बाथरूम वगैरह क्लीन किया और फिर मैं फटाफट नहा ली। और नहा के आने के बाद जो हमारे काम है थोड़ा सा स्किन केयर, जैसे कि पहले मैंने फेस मॉइस्चराइज़र लगाया है, वो लगा चुकी हूँ मैं, ये वाला मैंने यूज़ किया है। और इसके बाद फिर मैंने अपना किसका है मेरा ये हाइफेन का सनस्क्रीन आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने अप्लाई किया है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया है कि मैंने रीऑर्डर भी कर रखा है इसको। और ये वाला जो मेरा फ़ैन है ना, मेरे सुबह सुबह बहुत काम आता है, क्योंकि गर्मियों में ना एक तो थोड़ी सी स्किन भी आपकी पसीजी सी होती है, तो जो भी मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन आप लगाओ जल्दी सूखती नहीं है। तो ये छोटे छोटे फ़ैन ना बहुत अच्छे हैं आपकी वैनिटी के लिए। तो मैं इसको चला के सामने रख लेती हूँ और उसके सामने ही फिर मैं मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई करती हूँ, तो फटाफट वो सूख जाता है। तो किचन के लिए मेरे पास कुछ न्यू सामान आया है इंदस वैली से, तो वही मैं दिखा रही हूँ। और ये सबसे पहला आइटम है जो कि स्टेनलेस स्टील की वाटर बॉटल है। और इसके बाद फिर मैंने अपने घर के कुछ काम निपटाए, जैसे कि सबसे बड़ा काम तो ये था कि मुझे ना ये कपड़े अरेंज करने थे। एक्चुअली कल शाम को ही ना ये बहुत सारे कपड़े मैंने दिए थे आयरन के लिए, तो ये होके आए थे, जिसमें सबके मिक्स कपड़े हैं, हस्बैंड के हैं, सिद्धार्थ, मेरे, सबके शर्ट सूट सब कुछ हैं। तो उनको सबको सेपरेट कर कर के मुझे अरेंज करना है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना, वो हस्बैंड का जो चीज़ें हैं अरेंज करने में होती है, बिकॉज़ ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा मैस कर देते हैं। तो पहले तो थोड़ी अलमीरा ठीक करनी पड़ती है उनके कपड़े रखने से पहले, और उसके बाद फिर कपड़े अरेंज करने होते हैं। तो बस फटाफट मैं वही कर रही हूँ। कुछ कुछ कपड़े जो इधर उधर पड़े हैं, चीज़ें पड़ी हैं, उनको ठीक ठाक करके और फिर सारे कपड़े मैं यहाँ अरेंज करने वाली हूँ। काफ़ी सारे शर्ट एंड पैंट्स जो हैं वो आयरन होके आए हैं। तो शर्ट वगैरह तो मैं ये बास्केट में रख दूँगी, क्योंकि अब हैंगर्स ही नहीं बचे हुए हैं। बाकी कुछ जो हैंगर बचे हुए हैं उनको यूज़ करके कुछ हैंग करूँगी, और जितनी भी पैंट वगैरह है ना, ट्राउज़र्स वगैरह हैं, वो सारे मैं हैंग कर दूँगी।
आज जब मुझे अपना तवा जो है फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना है, तो वैसे तो मैं उस पर रोटी, चपाती, पराठा कुछ भी बना सकती थी, लेकिन मुझे उस पे बनाना था डोसा बना के देखना था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज शाम को मैं पूरा प्रॉपर मसाला डोसा, सांभर, 2 तरह की चटनी, पूरा साउथ इंडियन फीस्ट बनाऊंगी। तो बस उसी के लिए यहाँ पे देखिए कितनी तैयारी मैंने करके रखी है। दाल पहले ही सोक कर दी थी वॉश करके, साथ ही लौकी, गाजर, आलू कट करके रखा है और थोड़ी बीन्स भी मेरे फ्रीज़र में थी, उसको भी मैंने ले लिया है। तो बहुत ही इजी ये सांभर की रेसिपी है और एकदम नो फेल रेसिपी है। इतनी टेस्टी बनती है ना कि ये सांभर आपको बहुत पसंद आएगा। एक तो मैं इसमें होममेड अपना सांभर मसाला भी यूज़ करती हूँ, वो भी रीज़न है कि ये काफ़ी टेस्टी बनता है। उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे दाल और सारी सब्जियाँ मैंने ऐड कर दी हैं। और हाँ, मैं सांभर में आलू ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है आलू का टेस्ट। तो वो सब कुछ डाल दिया है, हल्दी, नमक और हींग, ये 3 चीज़ें डाल के मैंने उसको उबलने चढ़ा दिया है। अब क्योंकि मसाला डोसा बन रहा है तो आलू तो उबाले ही जाएंगे पिट्ठी के लिए, तो यहाँ पे आलू भी मैंने बॉईल करने चढ़ा दिए हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ लाल चटनी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा तेल, और इसमें तो तड़का सब में सेम ही पड़ेगा, तो मैंने निकाल के सारा तड़का रख लिया है। सारी ही चीज़ों में यही तड़का पड़ने वाला है। जैसे सरसों के तेल में सबसे पहले मैंने डाला है जो सरसों होता है वो, फिर उड़द दाल, चना दाल, लाल सूखी मिर्च, हींग, इसका छौंका दिया है। मैं यहाँ पे ना करी पत्ता डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने पहले प्याज डाल दिए और फिर बाद में फिर जब मुझे याद आया तब मैंने करी पत्ता इसके अंदर ऐड किया था। प्याज डाल के थोड़ा सा आपको इसे भून लेना है। उसके बाद ऐड करने हैं टमाटर, तो 2 से 3 टमाटर आप यहाँ पे कट करके इसमें ऐड कर दो। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक भी ऐड करेंगे और इसको ढक करके जब तक प्याज और टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते ना, तब तक आपको पकाना है। बीच में मैंने इसमें थोड़ी सी पीनट्स भी ऐड करी हैं, ये रोस्टेड पीनट्स हैं, इनका छिलका हटा दिया था मैंने और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बस ढक करके इसको अच्छे से पका लेंगे। दूसरी जो चटनी मैं बना रही हूँ वो है वाइट चटनी, या फिर चने की जो चटनी बनती है वो, चने और नारियल की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चना लिया है, रोस्टेड चना, जिसका छिलका मैंने हटा दिया है। नारियल का जो बुरादा होता है वो लिया है। थोड़ी सी पीनट भी मैंने ली है, जिसका छिलका मैंने हटा दिया है, ताकि ये जो है वाइट वाइट बने। सारी चीज़ों को मैंने फिर एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए चटनी हमारी एकदम परफेक्ट बन चुकी है और प्याज टमाटर भी ठंडा हो रहा है, तो वो भी जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर मैं उसकी भी चटनी बना दूंगी। अब हम इसमें लगा देते हैं तड़का। हमारे न्यू तड़का पैन में सरसों का तेल यहाँ पे लिया और सेम वही सारा बघार इसके अंदर जाता है। सरसों, उड़द की दाल, चने की दाल, सूखी मिर्च, हींग, करी पत्ता, यही सब हम डाल के छौंका लगा देंगे। ये जो यहाँ पे दूसरी चटनी मैं बना रही हूँ ना प्याज टमाटर वाली, इसमें मैं अब दोबारा तड़का नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने ना ये तड़का लगा के ही छौंका था। तो आप चाहो तो लगा सकते हो और टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ मोस्टली। मैं इसको बस ऐसे ही ग्राइंड कर लूँगी और ये हमारी चटनी बन जाएगी, लेकिन आप चाहो तो तड़का लगा सकते हो। यहाँ पे जो हमारी दाल और सारी वेजीज़ हैं अच्छे से गल गई हैं, तो मैं इनको मैश ज़रूर करती हूँ। अगर घर में छोटे बच्चे हैं ना और उनको ये अलग अलग चीज़ें दिखती हैं ना, तो बड़े नखड़े करते हैं। अगर जिन बच्चों को सब्जियां खाने में नखड़े हैं ना, वो करते हैं नखड़े, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ कि भैया सब्जियां ना थोड़ी दाल में मिक्स हो जाएं। और अभी ये और पतला होगा क्योंकि सांभर के हिसाब से काफ़ी थिक था ये। तो अभी पानी डालूँगी मैं, इसको एक बार और उबालूँगी, इमली वगैरह डालूँगी, तड़का डालूँगी, फिर उबालूँगी मैं इसको। तो यहाँ पे मैंने जो अपना दूसरा पैन है कास्ट आयरन वाला वो रखा है, उसके अंदर सेम सारा तड़का ऐड किया है। और उड़द दाल हो गई, चना दाल हो गई
और साथ में हम प्याज भी डालेंगे इसमें और फिर सांभर मसाला। बहुत ही सिंपल सा तड़का है ये जो हम लगाने वाले हैं। तो पहले तो सारी चीज़ें वही डाली, फिर हमने छोटे छोटे कटे हुए प्याज इसमें ऐड किए हैं, उसको अच्छे से भून लेंगे। और फिर मेरा जो होममेड वाला मसाला है सांभर मसाला, वो मैं 2-3 चम्मच इसमें डालूँगी और उसको अच्छे से भून लेने के बाद फिर मैं उसको सांभर के अंदर ऐड कर दूँगी। इमली मैंने भिगो करके रख दी थी। इमली के बिना तो वो टेस्टी नहीं आता है, तो इमली तो ज़रूरी डालनी है। तो यहाँ पे पहले से सोक की हुई इमली रखी हुई थी, जिसको अच्छे से मैंने मसल लिया है और इसका पल्प मैंने ऐड कर दिया है। अब ये जो बचा हुआ है रेसिड्यू, इसको फिर से एक बार वॉश करके मैं फिर से ऐड करूँगी इसमें इसका पानी। और जितना मुझे कंसिस्टेंसी रखना है उसके हिसाब से आप सांभर में पानी ऐड कर दो। हम बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं प्रेफर करते हैं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं प्रेफर करते हैं, मीडियम सांभर हमें अच्छा लगता है। तो दोनों तरीके की चटनियाँ जो है हमारी ये भी बन गई हैं और यहाँ पे हमारा जो सांभर है ये भी उबल गया है। उबालना बहुत ज़रूरी है जब आप इसमें छौंका देते हैं ना, तड़का देने के बाद और इमली का पानी डालने के बाद एक बार बॉईल ज़रूर लगाइए। अब बचा है मसाला डोसा के लिए जो हमें आलू का मसाला बनाना है वो। तो सेम सारा तड़का हम देंगे सरसों के तेल में। हमने डाले हैं सरसों, उड़द दाल, चना दाल, सूखी लाल मिर्च, हींग, करी पत्ता, ये सब कुछ डाल के प्याज डाल के फ्राई कर लिया है। उसके बाद आलू डालेंगे, थोड़ी हल्दी पड़ेगी, थोड़ी लाल मिर्च पड़ेगी और बहुत ईजी सा सिंपल सा मैं ये आलू जो है वो बना के तैयार करती हूँ। आलू डाला है, नमक डाला है और आलू को थोड़ा सा भूनिए, बस ज़्यादा नहीं, 1-आध मिनट आप भून सकते हैं और फिर आप इसमें पानी डाल दो। पानी हम इसलिए डालते हैं कि जब आप डोसा के ऊपर इसको स्प्रेड करोगे ना मसाले को, तो अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए। वैसे मैं मसाला डोसा जब बनाती हूँ ना, तो मैं ये आलू अलग से रखती हूँ और डोसा बना के अलग से रखती हूँ। मतलब इसके अंदर फिल नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप पानी डाल देते हो तो 2 फ़ायदे होते हैं। अगर आप फिल करते हो तो अच्छे से स्प्रेड होता है, नहीं फिल करते हो तो ये सॉफ्ट लगता है खाने में। कभी भी आपने देखा होगा कि जो डोसा का मसाला होता है वो एकदम सॉफ्ट मसाला होता है, तो खाने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा पानी आपको ज़रूर डालना है आलू के मसाले के अंदर। फिर मैंने अपना जो तवा है इसको अच्छे से एक बार वॉश कर लिया और इसको सीजनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्री सीजनड आते हैं। जस्ट आपको वॉश करके इसको यूज़ करना है। और चढ़ा दिया डोसा बनाने के लिए तवा। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है पहले, और जब ये तवा खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो पानी के हम छींटे लगाएंगे और एक कटे हुए प्याज की हेल्प से चारों तरफ जो उस ऑयल को स्प्रेड कर देंगे। इनसे एक और सीजनिंग ऐड होती है, तो आपका डोसा जो है ना बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। बस इस पे गर्मा गर्म डोसे हम उतार के तैयार करके अपनी पूरी फैमिली को अच्छे से मैं खिलाने वाली हूँ। और ये एक चीज़ है जो हमारी पूरी फैमिली बहुत ही मन से एंजॉय करती है। साउथ इंडियन ये खाना, इडली नहीं भी होगा तो भी चल जाता है, पर डोसा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। खासकर आलू वगैरह और पूरा जब प्रॉपर बनाओ ना, सांभर चटनी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरीके से आज की हमारी ये साउथ इंडियन थाली, साउथ इंडियन डिनर थाली बनके तैयार है, जो हमने खूब मन से एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया इसको खा करके। एकदम सेटिस्फैक्ट्री फूड था ये। होपफुली आप लोगों ने भी आज की वीडियो ऐसे ही एंजॉय की होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।